हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मेरा नाम विप्लव सिंह है और आज की इस क्लास में हम करेंगे सिगमंड फ्राइड एंड हिज ऑल कंट्रीब्यूशन। जितने भी सिगमंड फ्राइड ने अपने कंसेप्ट दिए हैं, आज उन कंसेप्ट को हम सोचेंगे, विचारेंगे उनके बारे में। और एक बात की गारंटी मैं आपसे गारंटी लेना नहीं चाहता, गारंटी देना चाहता हूं। जब तक मैं ये गारंटी दूं तब तक कॉपी पेन ले आओ, यही गुरु दक्षिणा है। आपने सिगमंड फ्राइड को समझने की कोशिश भी की है, कुछ पुस्तकें पढ़ी होंगी आपने, कुछ आपने अपने शिक्षकों का सहारा लिया होगा। फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर सिगमंड फ्राइड के इस कंसेप्ट को लेकर हमेशा दिक्कत में रहते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि ये चीज़ें नोट डाउन करने के बाद जो मेरे मुंह से चीज़ें निकलेंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ना कि जो मेरे पीछे हैं। लिखने के लिए कॉपी पेन ले आए। मैं चुनौती देता हूं कि इसको आप भूल कर दिखाना। दोस्त, हमारे इस सेशन में कम बच्चे होंगे, लेकिन हमारे इस सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं, मैं आपको इतना भरोसा देना चाहता हूं कि ये कंसेप्ट करने के बाद सिर्फ सीटेट लेवल नहीं, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट और कोई भी शिक्षक का आप एग्जाम दे दो। उसके अलावा आप अगर इंटरव्यू में भी जाते हैं तो इंटरव्यू में भी अगर आपसे सिगमंड फ्राइड का कोई टॉपिक आ जाए तो आप वेट करेंगे कि एक बार सिगमंड फ्राइड का हमसे कोई पूछ कर देखे, फिर हम बताते हैं गुरुजी को कि हम सिगमंड फ्राइड को कितना जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में भूल कर भी कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं बस आप लोगों से एक चीज़ चाहता हूँ। पुराने स्टूडेंट्स तो मेरे दिल के करीब हैं ही, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मुझे आपका एक कमेंट ज़रूर चाहिए इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, या कहीं पर भी आप एक कमेंट छोड़े कि मैं नया था, पहली बार मैं इस वीडियो को देख रहा था, और आप मुझे जज करके बताएं। वैसे तो कोई किसी को जज नहीं कर सकता, बट आई एम ओपन टू इट। जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करें। सिगमंड फ्राइड के जीवन में उन्होंने बहुत सारा क्या सहन किया, आपको पता है? बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी ऑथेंटिक। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनको पूरे समाज से तिरस्कृत किया गया। इन्होंने 330 बुक्स लिखी थी जिनको हिटलर ने जला दिया था। जब ये मनोवैज्ञानिक थे, उस समय पर जहां पर ये रहते थे, वो एरिया आता था हिटलर के अंडर। तो इनके जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे वो कॉमन मनोवैज्ञानिकों से थोड़े हटके थे, इसीलिए इनके काम को काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने माना नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनकी सारी बुक्स, इनका पूरा काम जला दिया गया हिटलर के द्वारा। अब आप ये सोचेंगे, सर इंट्रोडक्शन इतना तगड़ा, क्योंकि दोस्त यहाँ पर मैं कोई आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं बताऊंगा। 4.5 मिनट में 135 नंबर। दोस्त, आपके काम आएंगी ये चीज़ें। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने सबसे पहला कंसेप्ट दिया कि जो हमारा मन होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन और दूसरा अचेतन, तीसरा अचेतन। 3 तरीके के मन बताए इन्होंने। 3 तरीके के मन बताने के बाद इन्होंने बताया कि जो आदमी की पर्सनैलिटी होती है उसको 3 चीजें कंट्रोल करती हैं: इड, ईगो, सुपर ईगो। ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दी मनोलैंगिक विकास की। उसके अंदर इन्होंने 5 स्टेज बताई, तो वो 5 स्टेज हम करेंगे। उसके बाद इन्होंने ग्रंथि की बात की, ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसके लिए भी जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और जो ओडिपस ग्रंथि का नाम जो ओडिपस पड़ा है वो कैसे पड़ा है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप इनके काम की झलक यहीं से ले सकते हैं। आप मुझे बताइए कि संसार के अंदर सबसे पवित्र रिश्ता आप किसको मानते हैं? इस पूरे संसार के अंदर जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है वो होता है माँ और बेटे का। होता है या नहीं होता है? इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसके अंदर इन्होंने काफी प्रयोग भी किए और उन्होंने काफी दलीलें भी दी। सबसे पहली दलील उन्होंने ये दी कि बचपन में आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि जब भी पापा मम्मी के नजदीक जाते हैं तो पापा के मुंह पे एक पंच आ जाता है कि मम्मी से दूर हटो, मम्मी मेरी है, अपना काम करो।
ये आपने देखा होगा छोटे बच्चों के अंदर। इसको सपोर्ट करते हुए काफी बच्चों के इस बिहेवियर को जो है एक सबूत की तरह रखते हुए उन्होंने इस सबूत के पीछे एक और सबूत दिया, और उन्होंने ग्रीस देश की यानी कि ग्रीक एक पौराणिक कथा का एक कैरेक्टर उठाया। उस कैरेक्टर का नाम था ओडिपस क्रीक, ऐसा ही कुछ नाम था, पीछे का नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन उसका नाम था ओडिपस। उसने क्या किया था, उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और अपनी मां से उसने शादी कर ली थी। तो उस टाइम पर सिगमंड फ्राइड ने ये दोनों बातें पेश करते हुए ये सिद्धांत दिया कि लड़के के अंदर ओडिपस ग्रंथि और लड़की के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि आती है, जिससे वो अपने मम्मी पापा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका विरोध किया पूरी दुनिया ने, और इसकी जो ये ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि है, इसका क्वेश्चन आता है आपके सीटेट में। आप मुझे ये बता के बताओ खुद सोच के कि क्या आप जिंदगी भर कभी इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि के बारे में भूल सकते हैं? और अगर आपसे कोई ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में इवन आपका जो है इंटरव्यू वाला पूछ ले, तो आप ये चीज बताएंगे तो यार हिज माइंड विल बी ब्लोन अवे, ही विल बी लाइक यार गलत पूछ लिया, बंदे में दम है। तो दोस्त, जो भी आप चीजें हमारे साथ, मतलब कि हम जो फैमिली है छोटी सी, उसमें जो आप सीखेंगे वो बहुत लेवल अबव होगा। जलने वाले जलेंगे, ये सोचेंगे अपने मुंह से तारीफें, अपने मुंह से तारीफें नहीं है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलता हूं मैं, ये अपने लिए नहीं। तो पहली चीज आपको समझी, इनका एक कंसेप्ट आपने ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का आप समझ गए। ये मैं लास्ट में समझाना चाहता था, लेकिन मैंने कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं, पहले ही समझा देता हूं। तो दोस्त, ये निवासी थे ऑस्ट्रिया के, ये अलग अलग देशों में शिफ्ट होते रहे क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहे थे, तो एक जगह पर ये टिक नहीं पा रहे थे और इनका विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा था। सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया इन्होंने, इनके बारे में एक चीज और देखिए आप, ये एक टीचर तो थे ही, लेकिन टीचर होने के साथ साथ इनका मेन ऑक्यूपेशन था एक साइकोलॉजिस्ट का। और साइकोलॉजिस्ट कैसा, जो एक साइकेट्रिस्ट हो, यानी कि ये एक चिकित्सक थे, मनोचिकित्सक। और ये पूरे वर्ल्ड में इन्होंने प्रसिद्धि पता है कैसे पाई? पूरे वर्ल्ड में इन्होंने प्रसिद्धि एक अचूक तरीके से पाई, और उनका अचूक तरीका यह था कि इन्होंने एक मंत्र को खोज निकाला, और उनका मंत्र यह था कि मनुष्य का जो मन होता है, देखिए यहां पर आप एक इंटरेस्टिंग चीजें हम जो है सोचते हुए चलेंगे, कोई भी मेरी बातों को दिल पर ले तो सोचते हुए चलना मेरे साथ, ठीक है? क्योंकि आप जब तक सोचेंगे नहीं, उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो मन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। मनोविश्लेषणवाद की नींव है ये जो अभी आपको बता रहा हूं। जो चेतन मन होता है वो 1/10, एक बीच का भाग होता है अर्धचेतन, और तीसरा होता है अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। यानी कि अगर आप मन के 10 हिस्से करें, जो आपका मन है उसके 10 हिस्से करें आप मस्तिष्क के, मन के, तो उसमें से एक हिस्सा आपका जागा हुआ है, होश में है, लेकिन जो 9 हिस्से हैं वो आपकी नींद में है, बेहोशी में है। ये पूरा खेल क्या है? आप बोलेंगे ये बातें तो और मनोवैज्ञानिकों ने भी कही हैं, लेकिन जो सिगमंड फ्राइड है वो सबसे अलग कैसे होते हैं? उन्होंने ये बात तो कही ही, और इसके सपोर्ट में कहा कि एक हिमखंड को आप देखिए, आइसबर्ग को देखिए। आइसबर्ग में आपने देखा होगा कुछ हिस्सा ऊपर पानी के रहता है और बाकी का हिस्सा नीचे डूबा हुआ रहता है। तो उन्होंने कहा कि आइसबर्ग के ऊपरी हिस्सा जो होता है उतना एक भाग चेतन मन, और बाकी के जो हमारे सोए हुए भाग हैं वो हमारे अचेतन मन के हैं, जिसमें अर्धचेतन भी काउंट हो जाता है। इन दोनों को मिला के 90%। सबसे यूनिक जो सिगमंड फ्राइड को बनाती है उनकी तकनीक, उनका तरीका मरीजों को ठीक करने का। उनका मरीजों को ठीक करने का तरीका क्या था? वो 2 विधियां अपनाते थे। सिगमंड फ्राइड 2 विधियां अपनाते थे चिकित्सक के रूप में। जो पहली विधि थी वो थी सम्मोहन की, सम्मोहन। जो दूसरी विधि थी, जो मनोविज्ञान यानी कि कोई आया उनके पास तो सबसे पहले सम्मोहन की विधि अपनाते थे वो। जब सम्मोहन की विधि अगर उनके ऊपर काम नहीं की तो वो स्वतंत्र साहचर्य विधि अपनाते थे।
ये दो विधियां थी सिगमंड फ्राइड की। सबसे पहली कौन सी? सम्मोहन की, हिप्नोटिक। और जो दूसरी थी वो थी स्वतंत्र साहचर्य विधि, इंडिपेंडेंट एसोसिएटिव थ्योरी, या आप बोल सकते हैं अप्रोच। ये क्या थी? सबसे पहले सम्मोहन विधि को समझते हैं। दोस्त, जो मैं आपको बताऊंगा यार, आप यकीन मानो, मेरे पास अभी भी ईमेल आते हैं कि जो रिसर्च करते हैं पीएचडी में, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं साइकोलॉजी में, तो मैं अब से लेकर ये लगा के चलो कि 8 से लेकर 10 जो साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं उनकी मदद भी कर चुका हूं। मैं आपके साथ कभी ये चीज़ें शेयर करूंगा। मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि घर वाले लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं तो क्या करें। इन बातों पर जवाब दूं? शिट मैन, व्हाट इज हैपनिंग। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर बिल्कुल क्लियर रूप से, कि जो ये सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने सम्मोहन विधि का प्रयोग किया। अब ये सम्मोहन विधि क्या थी? आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपको कितने दिन की अपनी चीजें याद है, तो आपको अपने पिछले 24 घंटे की भी चीजें याद नहीं होंगी, सारी की सारी। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 26 जनवरी 2014 के दिन आपने क्या किया था, तो इस वक्त कोई भी नहीं बता पाएगा कि मैंने उस दिन क्या किया था। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपके अर्धचेतन में छुपी हुई होगी, उसको आप बता देंगे, लेकिन बाकी चीजों को नहीं। लेकिन अगर आपको सम्मोहित किया जाए और तब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि 26 जनवरी 2014, 13, 12, 11, 10, 9, 8, इन सभी साल आपने क्या किया था, तो आप पूरे दिन का ब्यौरा इस तरीके से बता देंगे कि उस दिन जब मेरी मम्मी ने मुझे चाय दी तो उसमें चीनी थोड़ी सी ज्यादा थी, और जब वो मेरे पास आई तो उनके अंदर से इत्र की खुशबू ज्यादा आ रही थी, शायद उन्होंने थोड़ा सा परफ्यूम लगा रखा था, लेकिन जो मेरे पैर का जूता था वो मुझे काट रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा उस टाइम पर दर्द भी महसूस हो रहा था। आप इस तरीके से बता देंगे जैसे ये चीजें 2 मिनट पहले ही आपके साथ घटी है। तो जिनको भी कोई दिल के अंदर गहरी चोट, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सताती थी, वो जाते थे सिगमंड फ्राइड के पास। उन लोगों को सम्मोहित करके उनके माइंड में वो कुछ ट्रांसप्लांटेशन करते थे, और जो कूड़ा कचरा उनके चेतन मन को कंट्रोल कर रहा था, जीने में जिनको दिक्कतें हो रही थी, उनको वो दूर करते थे। ये उनकी पहली विधि थी। अब क्या हो कि कोई अक्खड़ आदमी मिल जाए और उसके ऊपर यह विधि काम ना करे, तो सिगमंड फ्राइड ने दूसरी विधि भी निकाल रखी थी। तब वो उस आदमी से कई दिन अपने पास उसको रखते थे और उससे बातें करते थे। इसी को ही स्वतंत्र साहचर्य विधि, यानी कि आदमी स्वतंत्र भी है लेकिन उसके साथ एक दूसरा आदमी भी है जिसके साथ वो अपनी दबी हुई चीजें भी खोल सकता है। आदमी 10 परतें लेकर जो है सामने रहता है। खुद में कुछ है, पापा के सामने कुछ है, गर्लफ्रेंड के सामने कुछ है, टीचर के सामने कुछ है, और खुद में जो वो सोचता है वो भी नहीं है, रियलिटी में वो कुछ और है। इसीलिए जो सम्मोहित नहीं हो पाए उनके ऊपर ये दूसरे तरीके की विधि का प्रयोग उसने किया। तो ये उसका मनोविश्लेषण सिद्धांत था जिसमें वो 2 विधियों का प्रयोग करते थे। अब मैं इनको थोड़ा फॉर्मल तरीके में पढ़ाऊंगा। अब ये जो लेवल था ये 10 का था, अब मैं किस में आऊंगा? 5वें और 6ठे लेवल में, जहां पर यूट्यूब पर आपके अलावा जो स्टूडेंट है वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे इस टाइम पर भी। इसलिए अब मैं थोड़ी सी फॉर्मल चीजें लिखवाने वाला हूं, ठीक है? चेतन मन की, अर्धचेतन मन की और अचेतन मन की। लेकिन ये बताओ कि यहां तक जो मैंने आपको बताया, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? चलिए बताइए, उसके बाद फिर मैं इन तीनों के बारे में लिखवाता हूं। मैंने आपको मन के बारे में भी बताया, उनकी विधियों के बारे में भी बताया कि कैसे वो काम करती थी। थैंक यू सो मच। जल्दी से मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। लाइक कर दो सभी। बिल्कुल ठीक कहा शर्मिला सोलंकी आपने। देखने वाले कितने? 129। दिन ब दिन गिरावट होती जा रही है। क्या कर रहे हो? लेकिन कोई बात नहीं, पता है क्या, जितने भी 129 स्टूडेंट है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, सीटेट आप पास कर लो एक बार।
सीटेट पास करने के बाद जो नौकरी लगने का एग्जाम आएगा ना, आई विल बी विद यू, उसके बाद आप टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मुझे 1 मिनट दो, बस 1 मिनट, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या बात है, 151 व्यूअर्स वॉचिंग राइट नाउ। चलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं चेतन मन को, फिर बात करेंगे ये जो बीच में दिख रहा है अर्धचेतन मन, यानी कि जो चेतन भी नहीं है और अचेतन भी नहीं है, और तीसरा है अचेतन मन। इन तीनों का मतलब क्या है? देखिए चेतन का मतलब होता है कॉन्शियस माइंड, और इसका लेना देना होता है वर्तमान से। जो अभी आपके सामने हो रहा है, जो भी काम आप होश पूर्वक करते हैं, वो आप अपने चेतन मन के थ्रू ही करते हैं। दूसरा है अर्धचेतन। ये ऐसा मन होता है जो आपको याद दिलाने में मदद करता है, यानी कि आपने को, अब देखो मैं आपको एक बेसिक रूल बताना चाहता हूं, आप किन चीजों को कभी नहीं भूलते। जानकर हैरानी होगी लेकिन सच्चाई है ये दोस्त। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके पास 5 इंद्रियां होती है, जो काम वो 5 इंद्रियों से कर लेता है उसको वो कभी नहीं भूलता, वो उसकी सारी यादें अचेतन मन में चली जाती। यानी कि आप जब से पैदा हुए हैं और ये जो वक्त है, जो चीज आपने देखी है, जो ध्वनि आपने सुनी है, जो गंध आपने नाक से सूंघी है, और जो आपने चखा है, आप उसको भूल नहीं सकते। अगर मैं आपसे बोलूं टमाटर का टेस्ट क्या होता है, आप जिंदगी में कभी भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। लेकिन आपको क्यों याद आ गया? क्योंकि आप उसको डेली खाते हैं, वो आपके चेतन मन में है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी डिश खाई हो जो पहली बार खाई थी, उसका टेस्ट आपको याद होगा, 20 साल हो गए हो, जिसको 10 साल हो गए हो, तो वो आपकी याद आने से जो याद आई वो अर्धचेतन में पड़ी होगी। तो याद रखना दोस्त, जब भी कोई चीज आप अपनी इंद्रियों से कर लेते हो, आप उसको स्टोर कर लेते हो कूड़ा घर में। मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया वो आपको याद तो रहेगा, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, और ना ही आदमी के मस्तिष्क में इतनी क्षमता है कि वो सारी चीजों को याद रख सके। तो एक डंपिंग ग्राउंड चाहिए होता है। तो वो जो डंपिंग ग्राउंड होता है आपकी यादों का, वो यादें इन 5 इंद्रियों से जो आपने गैदर की हैं थ्रू आउट लाइफ, उनका कूड़ा घर अचेतन मन होता है। और उस कूड़ा घर में से जब जरूरत की चीजें उठा ली जाती हैं, तो वो जरूरत की चीजें अर्धचेतन मन में रहती हैं। और अब देखो इस टाइम पर आपने जो इस पूरे 24 घंटे में जो चीज देखी, मतलब आपके इस टाइम तक जितना भी टाइम हुआ है, आप सुबह उठने से लेकर अब तक आपने क्या क्या किया है, आपने जो जो किया है उसकी कुछ 5-10 बातें आपको याद आएंगी। 15 मिनट का होश होगा आपको, बस वो जो 15 मिनट का होश है जो इस टाइम पर याद करने से याद आ जाएगा, वो आपके अर्धचेतन में है। लेकिन वो टाइम जो आप महसूस भी कर चुके हैं, सम्मोहित होने पर आप बता देंगे, लेकिन नॉर्मल अवस्था में आप नहीं बता सकते, क्योंकि 4 दिन की बातें भी अगर सारी याद रह जाएं, अगर अचेतन मन ना हो, वो डंपिंग ग्राउंड ना हो, तो आदमी पागल हो जाएगा। लेकिन वो भूलता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उसके डंपिंग ग्राउंड में सेव रहती है, और सम्मोहित करने पर जो डंपिंग ग्राउंड वाली चीज उसको दुख दे रही है, उसको वो सिगमंड फ्राइड निकाल लेते थे। तो चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन क्लियर हो गया। नहीं, एक पॉइंट और वो पॉइंट बताते ही पूरा कंसेप्ट क्लियर। दोस्त आपने एक चीज देखी है, आपने एक चीज ये देखी है कि जो चेतन मन होता है वो संदेह करता है। वो क्या करता है? संदेह करता है। लेकिन जो अर्धचेतन और जो अचेतन मन होता है, वो मतलब जो अचेतन मन होता है वो संदेह नहीं करता। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप कभी सपने में आपने ये रियलाइज किया है कि आप अभी चल रहे हैं तो अभी कोई और सीन आ रहा है, 1 सेकंड में ही आपने देखा कि आपके रिलेटिव आपके सामने आ गए हैं। आपके माइंड में कभी ये उठा है सवाल कि अभी मैं कहीं पर चल रहा था, अब एकदम से मेरे रिलेटिव मेरे सामने कैसे आ गए?
आपने ये कभी कोई आपको अजीब भी नहीं लगा होगा, कभी नहीं अजीब लगा होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका अचेतन मन है वो संदेह नहीं करता है, वो बस विश्वास करता है। तो जो ये अचेतन मन है ये परम श्रद्धावान है। ये क्या है? ये परम श्रद्धावान है। अगर आप किसी आदमी को सम्मोहित कर लें और आप उसको ये बोलें लड़के को कि आप एक स्त्री हैं और चलकर दिखाओ, तो एकदम से जो उसकी चाल होगी वो स्त्री की हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिस बात को आपका मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है, उस बात की जो क्रिया होगी, उस बात का जो आउटकम होगा, शरीर उसको नकार नहीं सकता। जिस चीज को मस्तिष्क एक्सेप्ट कर लेता है उसको मनुष्य का शरीर नकार नहीं सकता। इसीलिए दोस्त एक चीज बताता हूं मैं आपको कि अचेतन मन में संदेह नहीं होता। इसीलिए आप चलते चलते कभी कुत्ता बन जाते हो सपने में, कभी आप कहीं पर पहुंच जाते हो, कभी कहीं पर पहुंच जाते हो, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होता। उसके पीछे रीजन यही है कि तर्क करने का जो आपका दिमाग है वो होता है चेतन मन में। अभी आपको अगर मैं बोलूं कि आप 1 मिनट में कुत्ता बन जाओगे, 1 मिनट में आप शक्तिशाली बन जाओगे, तो आप मानोगे इस चीज को? नहीं मानोगे। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? यही चीज ही तर्क करना होता है और यही आपका चेतन मन करता है। इसमें चेतन मन में जो आप अब देखो, जब आप अपनी जिंदगी को जीते हैं तो जिंदगी को जीने का बेस्ट तरीका होता है चेतन मन के द्वारा कि आप एक मोमेंट पे जियो। आप मुझे ये बताओ, आप एक दोस्त से मिलके आए, आप गारंटी है कि आप उस दोस्त से मिलोगे तब तक आप जिंदा हो? नहीं हो। तो जो ये चेतन मन होता है ना, वो जो मोमेंट पे जीता है, हर मोमेंट को जीने के लिए जिस मन की जरूरत होती है वो चेतन मन है। होश पूर्वक कि मैं जिंदा हूं, मेरे पास ये एक पल है, इसमें जो मैं जितना भी मैं हूं उसको होश पूर्वक मैं जीऊं, वो चेतन मन के थ्रू होता है। अर्धचेतन भूली हुई चीजें जो आपको जरूरत पड़ती है वो उठाने के लिए, और अचेतन मन आपका डंपिंग ग्राउंड। और इस डंपिंग ग्राउंड से ही जो चीजें आपको परेशान करती थी वो सिगमंड फ्राइड अपनी विधि से उठा लेते थे। तो ये मुझे बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद इड, ईगो, सुपर ईगो, वी विल अप्रोच दोस 3 कंसेप्ट। सम्मोहित कैसे करते हैं? अरे ये बहुत बड़ी चीजें होती है। मैं आपसे कभी काफ़ी स्टोरी शेयर करूंगा क्योंकि मैंने सिगमंड फ्राइड की बुक्स भी पढ़ी हैं, और सिगमंड फ्राइड की जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं मैंने वो भी मतलब कि देखे हैं, और जितनी भी इनकी ये विधियां थी मैंने खूब पढ़ा है। तो मैं आपसे कभी शेयर करूंगा, लेकिन अभी सीटेट का टाइम है तो जल्दी से कंसेप्ट कर लेते हैं एक बार। देखिए ऐश्वर्या शुक्ला जी, मैं एक चीज़ आपको बताता हूं। चलो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूं, मनोवैज्ञानिक। इन्होंने मुझसे पूछा है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन नहीं हो सकता है आपको। देखिए डिप्रेशन की पहली निशानी पता है क्या होती है? जो भी आदमी आपको नहाया धोया दिख जाए, जो भी आदमी अपना टाइम पर खाना पीना आपको करता हुआ दिख जाए, उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी डिप्रेशन होता है तो सबसे पहले आदमी की सुध ही खो जाती है। अब आप मुझे एक बात ये बताओ यार, कोई लेडी या मुझसे पता है क्या बोलते हैं, एक कोई भी मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है पूरा सजा धजा, जो नहाने के बाद भी फैशन करने में जिसने 1 घंटा लगा दिया हो, और मेरे पास आकर बोलते सर हमारे पास समय नहीं बचता, मैं बहुत सीरियस हूँ पढ़ाई में, सीटेट का क्या करूँ? तो मैं उसको जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही मुझे पता लग जाता है कि ये सीरियस नहीं है। अगर टाइम की दिक्कत है और वही उल्टा काम कर रहे हैं, आपको दिक्कतें दूसरी हो सकती है, आपका सोचने का नज़रिया, चीज़ों को लेने का, देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन जो ये शब्द है डिप्रेशन, ये बहुत बड़ा है। और इसके बारे में जो हम ये आम टीचर, जो मनोवैज्ञानिक तो थोड़े बहुत हैं, जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है पूरे, वो अगर कोई भी कमेंट करते हैं तो ये उन लोगों की बेइज्जती होती है जिनको रियलिटी में डिप्रेशन होता है। तभी तो आपको पता है कि डिप्रेशन के प्रति काम क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर दूसरा बंदा ये प्रूव कर देता है मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन में दोस्त यूट्यूब क्या वाई भी आपको याद नहीं रहेगा, और आप अगर इंटरटेनमेंट करके अपना दिल बहला सकते हैं तो देयर इज डिप्रेशन का डी भी नहीं है। तो आपको अपनी थिंकिंग ही चेंज करनी है। दिस इज माई वे। सच्चाई बोलता हूं मैं, खुश करने के लिए नहीं, आपके काम भी आएगी ये चीज। चलिए आगे बढ़े।
बताइए, मुझे दिख रहे हैं आपके शर्मा जी मैसेज, सिप्रांश शर्मा, है ना जी। चलिए, अब ये तीन चीजें देखो दोस्त, इड, ईगो, सुपर ईगो। सिगमंड फ्राइड ने, इनका लेना देना किससे है बताओ, इनका लेना देना किससे है? मतलब कि ये जो इड, ईगो और जो सुपर ईगो है, इसका यूज सिगमंड फ्राइड ने किस कंसेप्ट को समझाने के लिए कहा होगा, बताओ मुझे। देखो, उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में बात की। किसके बारे में? पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। तो उन्होंने बताया कि आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये पर्सनैलिटी की थ्योरी है। सबसे पहली बात तो ये समझनी जरूरी है, सोचनी, कि ये जो तीन चीज हैं ये है किस चीज की। ये तीन कोई अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है। इन्होंने, इनसे पूछा गया व्हाट इज पर्सनैलिटी, तो इन्होंने बताया कि आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, कि आदमी के अंदर इड कितनी है, ईगो कितनी है, सुपर ईगो कितनी है। ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये तो हो गई कि पर्सनैलिटी को इफेक्ट कौन कौन सी तीन चीज करती है, फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी किन चीजों से होती है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसकी 5 स्टेज आएंगी, जो इसके बाद हम करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर्सनैलिटी के एरिया में 2 चीजें दी। पहली तो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करने वाली 3 चीजें, और उसके बाद पर्सनैलिटी जब डेवलप होती है, इसका मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है और जब उसकी पर्सनैलिटी पूरी बन जाती है, कब तक बनती है पर्सनैलिटी? अगर मैं आपसे पूछूं उसका कालखंड क्या होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, जो थ्योरी में कराऊंगा, तो 95% स्टूडेंट बोलेंगे लाइफ टाइम तक लास्ट स्टेज होगी। नहीं, आदमी की पर्सनैलिटी कब बन जाती है? आपने देखा होगा कि जो उत्तर लेटर चाइल्डहुड होता है उसमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह सब कुछ आने लग जाती है। लेकिन चौथी अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जब वो किशोरावस्था में होता है, तब उसकी पर्सनैलिटी पूरी बन जाती है। तो ये जो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक दिए, ये थ्रू आउट लाइफ प्रभावित करेंगे। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट था, जो उन्होंने थ्योरी दी थी मनोलैंगिक विकास की, उनके अंदर, उसके अंतर्गत उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बात की, कि बच्चों का जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो 5 अवस्थाओं में होगा। तो वो 5 अवस्थाएं थ्रू आउट लाइफ नहीं चलेंगी, वो किशोरावस्था तक चलेगी। ये बात मैं आपको जो है सोचने पर मजबूर करना चाहता था, क्योंकि डेवलपमेंट ही किशोरावस्था तक आ जाता है। तो 5वीं स्टेज लाइफ लॉन्ग तक चल के क्या करेगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर आप बहुत वीक लग रहे हो, दैट्स द वे आई एम। ज्यादा मोटे लोग भी ठीक नहीं होते। और एक चीज मैं बता दूं, मैंने एक चीज मंगा ली है लेकिन मैं खाता नहीं हूं यार। मैं जिम भी मैंने 3 साल से जाना छोड़ दिया है। अरे यार, मोटे होने के बाद पतला होना दिक्कत कर देता है, लेकिन पतले होने के बाद मोटा हो सकते हैं। और मैं थोड़ा सा आलकस मान लिया है मैंने, वरना मैं प्रोटीन मंगा लिया है मैंने। आपने नाम लिया, ये रहा देखो। आप बोलोगे सर आप तो अलादीन के जिन हो। बिल्कुल, आपने कहा वीक हो गए हो तो लो ये खाने लगूंगा। डब्बा पैक है, सील पैक। हाँ जी। और यार थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है। और बताओ क्या चाहिए? इससे तगड़ा जवाब देखा है कभी? ऑन द स्पॉट फैसला। चलिए, चलो ठीक है। जो पूरी तरीके से गुस्सा कर सकता है वही अच्छे तरीके से मजाक कर सकता है, वही अच्छी तरीके से प्यार कर सकता है, और वो अच्छे तरीके से हर चीज कर सकता है। तो हर एक इमोशन की चरम सीमा को छूना जरूरी होता है। चलिए, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये कंसेप्ट क्या था। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं एक एग्जाम्पल के जरिए, उसके बाद फिर मैं इसको फॉर्मली आपको बताऊंगा। ठीक है? तो चलो ठीक है। मान लो एक लड़का है, कह रहा टोनी मोनी शोनी का एग्जाम्पल दो। ये लो, 3 लड़कियां हैं, टोनी मैम, शोनी मैम, मोनी मैम।
ठीक है। 3 मैम है, टोनी, शोनी, मोनी। बच्चे का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैम का दे रहा हूं। और वो एक स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर लगी हुई है, परमानेंट भी नहीं कहता, कॉन्ट्रैक्ट की मान लो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे लगी हुई है। और रिसेस हो गई। रिसेस होने के बाद सारे बच्चे ग्राउंड में जो बैठे थे वो चले गए ऊपर। सबसे पहले वहां पर टहलती हुई आई टोनी मैम। टोनी मैम ने देखा कि 2000 का नोट नीचे, वाह भाई, बल्ले बल्ले। जैसे ही छुट्टी होगी बाहर जाती, पहले मैकडी में पेट पूजा और फिर बाकी बचे हुए खर्चों से पूरे महीने में काम दूजा, बल्ले बल्ले, और डायरेक्ट पर्स के अंदर। तो जो उसने वो काम किया टोनी मैम ने, वो इड की मदद से किया। उसके अंदर इड था। इड के अंदर वो सारी चीजें रहती हैं जो आपको लालची बनाती। इनकी क्वालिटीज बताऊंगा। अब दूसरा, अगले महीने क्या हुआ कि टोनी मैम का ट्रांसफर हो गया, मोनी मैम आ गई। अब मोनी मैम की किस्मत टोनी मैम जैसी। उसने भी देखा कि जब सारे बच्चे ऊपर चले गए तो नीचे 2000 का नोट उसने वो उठाया, लेकिन उसकी नजर घूम गई तीनों तरफ, ऐसे ऐसे, और फिर निकाला रुमाल और पोछा अपना माथा, और साइड में बेंच था उस पर जाकर बैठ गई। और फिर मोनी मैम ने सोचा कि यार इसको चक लूं क्या। जैसे ही वो अपने वैलेट के अंदर 2000 का नोट ऐसे डाल रही थी, सामने से एक लाइट जलती दिखी लाल कलर की, और उसने देखा कि सामने तो एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है। उसने कहा कि ये रहा नोट, सामने ऐसे किया और गई प्रिंसिपल ऑफिस में, कहा कि लो ये नोट मुझे मिला है, अनाउंसमेंट कर दो, जिसका हो ले जाए। उसने नोट रिटर्न क्यों किया? क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। ये जो ईगो है ये अच्छा काम तो करवाती है, लेकिन आप वो अपने दिल से नहीं करते, ना चाहते हुए आपको करना पड़ता है, तो वो ईगो हो गई। ये डर के कारण नैतिकता को दर्शाता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये उस तरीके की बात करता है। अब तीसरा, अब हार फिर के 2 महीने की छुट्टियों के बाद उसका भी ट्रांसफर हो। फिर आई शोनी मैम। अब शोनी मैम के साथ भी यही दिक्कत, उनको भी मिल गया 2000 का नोट, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी थी। उसको अब 2000 के 2 नोट मिल गए। उसने आओ देखा ना था, वो 2000 के नोट लिए और डायरेक्ट भागी गई वहां पर प्रिंसिपल ऑफिस में और कहा कि जिस बच्चे के हैं आके ले जाओ, क्योंकि अगर मैं कल अनाउंसमेंट करती तो घर पे जाने के बाद अगर माँ बाप के होते तो वो आपका बढ़ता बना देंगे, तो अभी आके ले जाओ। और जो बच्चे जो डाले थे, अगर वो रो भी रहा होगा तो उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा भी दे दे, एक आधी पप्पी पप्पी, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ध्यान से रखियो पैसे। तो वो जो उन्होंने काम किया वो उनके दिल के अंदर से आया। तो ये सुपर ईगो होती है, परा अहम होता है। तो आप मुझे ये बताओ, कितने आदमी आपको टोनी मैम वाले दिखेंगे, कितने शोनी मैम वाले, कितने मोनी मैम वाले जो दूसरी थी? आप खुद बताओ। आप ये बोलेंगे कि सुपर ईगो वाले बिल्कुल 0 के बराबर हैं, ये जो बीच वाले हैं ये 50, ये है 40%। 40% प्लस, कि कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। यानी कि जो रेड लाइट, आपने एक आदमी देखे होंगे जो रेड लाइट को तोड़ते हैं वो इड वाले हैं। जो रेड लाइट पर रोक तो लेते हैं, लेकिन जितनी देर रोकते हैं उतनी देर हॉर्न बजाते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, साइड वाले को कुछ कुछ बोलते रहते हैं। जो साइड में बैठा होता है उसका जीना आराम कर देते हैं कि दिमाग खराब कर रखा है, कैसी क्या चीज़ है, ये है वो है। वो ईगो वाले हैं कि वो रुके तो हुए हैं लेकिन चालान ना कट जाए इसके मारे। और जो आराम से शांत है, चाहे 1.5 किलोमीटर का जाम लगा रखा हो कि भाई क्या करें, जो होना है वो होना है, तो वो सुपर ईगो वाले होंगे। वाह सर जी, क्या एग्जाम्पल है। मुझे बहुत स्टूडेंट की बात दिल पे लगी है, तो मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट मुझे पहली बार देखे ना, जो मुझसे नफरत करते हैं, प्यार करने वाले 200 और नफरत वाले 900, आई एम ओके विद इट। तो पढ़ाने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। दे मोटिवेट मी अलॉट। तो मैंने सोचा कि ऐसे पढ़ाता हूं जैसे यूट्यूब पर कोई पढ़ाता ही ना हो, और अगर मैं कोई शब्द बोलूं भी तो मेरे स्टूडेंट को पता हो कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, अपने स्टूडेंट को बता रहा हूं कि आप थोड़े हैं यहां पर, लेकिन आपकी बराबरी भेड़ों के साथ नहीं हो सकती। हाँ जी।
बताइए ये तीनों चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब इनको बुकिश लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा बताता हूं। बुकिश लैंग्वेज का मतलब जैसे टिपिकली बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ गया, चलिए अच्छा लगा। ये वीडियो जब एंड होगी ना तो मैं 1 मिनट के अंदर आपको कोहलबर्ग की 6 स्टेज का नाम याद करवा दूंगा। ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ। ये जब पूरा हो जाएगा ना कंसेप्ट, उसके बाद मैं आपको लास्ट में साइन ऑफ करते हुए 60 सेकंड काउंट कर लेना। उसके अंदर कभी जिंदगी में नाम नहीं भूल पाओगे 6 स्टेज का। चलो पहले इसको पूरा करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, सच कह रहा हूं, नहीं भूलोगे। देखो जो हमने पहले बात की थी किसकी, यहां पर आ गई है टोनी मैम। जो टोनी मैम थी जिन्होंने आओ देखा ना ताओ, शुरू में मैकडी बाद में सारे काम 2000 रुपए से निकाले थे जिसने 1 महीने, वो सुखवादी सिद्धांत वाली थी। यानी कि जो इड होती है वो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होती है कि मेरे को सुख मिलना चाहिए, भाड़ में गई जनता। अचेतन मन से जुड़ी हुई है। अगर वो होशपूर्वक होती तो वो शोनी मैम वाला काम करती, एकदम से जाके मैं वहां पर जो है अनाउंसमेंट कर देती कि बेटा पैसे ले जाओ, क्योंकि वो कॉन्शियसली सोच रही है। लेकिन जो आदमी इड से काम करते हैं बिना सोचे समझे, वो अचेतन मन से भरे हुए होते हैं। तो ये जो इड वाले होते हैं ये अचेतन मन से रिलेटेड है। काम प्रवृत्ति इनके लिए सबसे बड़ा सुख होता है। काम प्रवृत्ति का मतलब है अपनी इंद्रियों को सुख देना। एकदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इनकी रियल आदत बेशक ना हो, लेकिन ये मौका मिलते ही छुरा घोंपने वाले आदमी होते हैं। ये इड ईगो के द्वारा नियंत्रित होता है। अब देखिए ये जो इड होती है वो ईगो से भी नियंत्रित होती है। अब आपने देखा कि जो मोनी मैम थी चकने तो वाली वो भी थी, मतलब कि पर्स तो उनका खुल गया था, 2000 का नोट इतना, मतलब कि चूहा पूरा घुस गया था, पूंछ पूंछ बाकी थी। वो पूंछ पूंछ से पूरा चूहा बाहर कब आया, जब सामने से रेड लाइट जलती हुई दिखी। तो ये जो इड वाले होते हैं ये कई बार ईगो वाले भी बन जाते हैं। ये मौका परस्त होते हैं, यानी कि जो ईगो वाले हैं ना वो इड वाले भी हैं। जो इड वाले हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही तो इड में ही रुक जाते हैं, लेकिन जब चूहे की पूंछ पूंछ रह जाती है और उन्हें दिक्कत दिखती है तो चूहे की पूंछ से पूरे चूहे को निकाल कर साफ रख देते हैं कि नहीं हम तो साफ सुथरे हैं। तो ये जो होते हैं वो ईगो वाले मिलेंगे। तो समझ गए इड। इड के बाद ईगो देखो। अब आप ईगो वाले, ईगो वाली मोनी मैम थी। तो मोनी मैम का आपने क्या देखा, वही चूहा, उन्होंने पूंछ से पूरे चूहे को निकाले, यानी कि चक तो दिए थे 2000 रुपए, लेकिन फिर बाद में देनी पड़ी। रीट की तैयारी करा दूंगा, टेंशन मत लो, पहले ये क्लास देखो। इसमें ये वास्तविकता पर आधारित होता है। यानी कि जब वो पैसे चक रही थी, अचेतन मन कह रहा था अपनी इंद्रियों को सुख दो, खत्म कहानी। लेकिन उसने जैसे ही सिक्योरिटी कैमरा देखा तो किसके दर्शन हुए मोनी मैडम को, वास्तविकता के, कि भाई इंद्रियों को तो सुख मिल सकता है, लेकिन बाद में जो बेइज्जती होगी बच्चों के सामने कि मोनी मैडम ने 2000 रुपए चक लिए बच्चों के, शेम 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 शेम। तो इसलिए उसने डायरेक्ट जाके दे दिए कि अनाउंसमेंट कर दो। ये अर्ध चेतन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये दोगले लोग हैं। ये दोगला मन होता है, दोगला, यानी कि अंदर से शकुनी मामा और बाहर से जेंटलमैन। तो ये अर्ध चेतन से जुड़ा हुआ है। जो इड थी वो अचेतन से थी बिल्कुल, ये बीच वाले से है, अर्ध चेतन से। अब इसमें उचित और अनुचित का ज्ञान होता है। ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान होना पड़ता है, काम नहीं चलता। अगर मान लो आप मुझसे कहें, ये मानवतावादी से संबंधित है, मानवतावादी तो अवधारणा है ये, लेकिन मजबूरी की मानवतावादी है ये। आपसे अगर मैं पूछूं कि मोनी मैडम भी अगर चूहे की पूंछ को छोड़ देती, यानी कि 2000 का नोट टपका देती अपने पर्स के अंदर, तो इसका मतलब यह होता कि उसकी ईगो के ऊपर उसकी इड हावी हो गई है। तो ये जो आपने ऐसे आदमी देखे होंगे कि जो आंखों के सामने चोरी करते हैं, समझ में आई बात है? ये जो बाद में जो फंसते हैं, जिनकी कथनी और करनी एक नहीं होती, ये ईगो को यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो इड को यूज करते हैं क्योंकि वो अचेतन मन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ईगो मानवतावादी होती है, अनुचित और उचित का ज्ञान होता है, ना चाहते हुए भी
अर्ध चेतन से जुड़ी हुई है और वास्तविकता के दर्शन कराती है। अब तीसरी पे चलते हैं, सुपर ईगो के ऊपर। अब देखिए दोस्त, टीचर होते हैं जो आपको इतना मोटिवेट करते हैं कि ध्यान दीजिए यहां पर, आज की ऐसी क्लास, ये वो। वैसा मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं कि आपके दिल में ये आवाज आए, वाह क्या बात है, ये फीलिंग आनी चाहिए। एक वो ज्यादा भारी भारी वर्ड यूज करने से कुछ नहीं होगा। सुपर ईगो ये आदर्शवादी है, ये सोनी मैडम है। सोनी मैडम कैसी थी? 4,000 रुपए मिले थे, एकदम से दे दिए, और 10 रुपए ऊपर से दे के आई कि रो मत बेटा। 10 रुपए में नहीं, 10 नहीं 20 दे के आई। अब तो छोटी कोल्ड ड्रिंक भी वो 20 वाली हो गई है, 10 वाली तो अब लेता ही नहीं कोई, तो 20 रुपए देने पड़े कि बेटा कोल्ड ड्रिंक और पी लियो रास्ते में। तो ये इड और ईगो पर कंट्रोल करती है, यानी कि वो भी चख सकती थी, 4,000 रुपए थे बताओ, लेकिन उसने सोचा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट गई। तो इड और ईगो को कंट्रोल किया उसने। यह सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित होती है, और यह चेतन मन से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को होशपूर्वक जी रही थी। और आदमी की प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाती है, जो सुपर ईगो से काम करता है उसकी नेचर ही ऐसी होती है। बताइए, मनोविश्लेषणवाद के अचेतन, अर्धचेतन, चेतन मन, उसकी जो सिगमंड फ्राइड की दोनों विधियां, उसके अलावा उनके सोचने का तरीका, उनको क्यों तिरस्कृत किया गया, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये क्लियर है तो मुझे यस टाइप करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। तो मैं सिगमंड फ्राइड की ही तो बात कर रहा हूं सोनू शर्मा जी, और मैं किसकी बात कर रहा हूं? कमाल है यार, मैं अब से 42 मिनट हो चुकी है, जब मैंने पहली मिनट से कुछ बोलना शुरू किया तब से ही मैं सिगमंड फ्राइड की बात कर रहा हूं। सर फर्स्ट टाइम लाइव ले रही हूं, मजा आ रहा है, क्या बात है। सर मैं स्लो भी करवा दो, करवा देंगे। अब देखो, उन्होंने मूल प्रवृत्ति भी बताई है। देखिए, उन्होंने दो शब्दों की बात की, एक थी इरोस और दूसरी थी थैंटोस। जिजीविषा और मुमूर्षा, ये दो शब्द आपने सुने होंगे। जीवन की मूल प्रवृत्ति और मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, ये कंसेप्ट भी जो है जीन पियाजे ने दिया, जीन पियाजे नहीं, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। आपने मेरा भी यार फ्लो बिगड़वा दिया यार। ठीक है, जीवन जीने की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? देखिए, जो आदमी पॉजिटिवली रहता है अपने दिमाग में कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, जो जीवन को जीने के लिए अपने शरीर और अपने मस्तिष्क दोनों की शक्ति को लगा देता है, वो हो जाता है इरोस में। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, गानों वानों की, वीडियो वगैरह की, इरोस नाउ। उस इरोस का मतलब क्या है? उस इरोस का मतलब है कि एक ऐसी प्रवृत्ति, जीवन जीने की एक ऐसी कला जो जीवन उन्मुख हो, जो लाइफ ओरिएंटेड हो, जो गोल ओरिएंटेड हो। लेकिन याद रखना, जब आप जीवन जीने की तरफ जाएंगे तो आपके जीवन में अलग अलग तरीके की वासनाएं, अपनी भूख को भगाने के लिए अलग अलग तरीके के पकवान, अलग अलग तरीके के चौंचले, ये सारी चीजें आना स्वाभाविक है। तो जीवन की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है आनंदमयी जीवन की तरफ, तो वो जिजीविषा है, इरोस है सिगमंड फ्राइड के हिसाब से। अब जीवन जीने की जो दूसरी कला इन्होंने बताई वो मुमूर्षा थी, थैंटोस। अब आपने एक चीज देखी होगी, आपने एवेंजर एंड गेम मूवी देखी है, जिसमें वो लंबा सा होता है, हाथ होता है जिसका, वो उसका नाम थानोस होता है। वो जो थानोस वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड है, इसी से, मुमूर्षा से, थैंटोस से। इस थैंटोस से ही वो थानोस बना है। ये क्या होता है? ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है लाइफ की तरफ। ये क्या होती है? ये घृणा की प्रवृत्ति होती है। आदमी में दोनों होती हैं, आप अच्छे से अच्छे भी हो, आप बुरे से बुरे भी हो। समझ रहे हो मेरी बात? आप अच्छे से अच्छे भी हो इरोस के कारण, और मुमूर्षा के कारण बुरे से बुरे भी हो।
क्योंकि सिचुएशन में आप आदमी एक ही हैं। कई बार उस सिचुएशन में, जैसे कि दो आदमियों की लड़ाई हो रही है, कई सिचुएशन में आप उनको रोकने को जाते हैं, चाहे आप कोई थप्पड़ चट्टू लग जाए, और किसी दूसरी सिचुएशन में आप लड़ाई के बीच में पेट्रोल लेके जाते हैं कि दो गुस्से और मार। तो वो एक इरोस की तरफ है, एक थैनोस की तरफ है। तो दोस्त ये दो मूल प्रवृत्ति बताई उन्होंने। इज एवरीथिंग ऑल राइट? चलिए जो पहली बार देख रहे हैं ना, मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि मतलब कि एक तरीके की जो पढ़ाई होती है यूट्यूब पर, आप सहन करते जाते हैं। खैर देखिए, अगर मन की तुलना की बात अगर मैं करूं तो उसकी तुलना की है बर्फ से। यहां पर देख लो, जैसे बर्फ को पानी में डालते हैं तो 90% तक भाग पानी में रहता है और 10% बाहर रहता है। तो 90% भाग जो पानी के अंदर है वो अनकॉन्शियस है, जिसको अचेतन बोला जाता है। देख रहे हो ये? उसके नीचे है चेतन मन, जो कॉन्शियस माइंड होता है। वो कितना है? वो है मात्र 10%। और इस चेतन और अचेतन के बीच में कुछ ऐसी चीज है जो आपको कभी कभी याद आ जाती है। याद करने पर वो अर्धचेतन की अवस्था होती है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिया। अब इसके बाद जो इनकी जो थियरी थी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर, उसके बाद इसका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जो मनोलैंगिक विकास है उसका सिद्धांत भी इन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि जो आदमी की पर्सनैलिटी होती है उसको कंट्रोल करती है ये तीन चीज, इड, ईगो, सुपर ईगो। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है आदमी का, पर्सनैलिटी का, वो 5 अवस्थाओं में होता है। कैसे? देखते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक वर्ड का भी यूज किया, कई बार पूछा जाता है, लिबिडो। लिबिडो जीवन जीने की ऊर्जा है। काम प्रवृत्ति को भी इन्होंने लिबिडो ही कहा है। तो ये जो टीचर है वो इस शब्द को ही अगर जान जाते हैं तो इसी को ही बेस बनाकर इंप्रेस करने लग जाते हैं। लिबिडो एक छोटा सा वर्ड है, तो कई नीचे लिखेंगे लिबिडो नहीं बताया। क्या होता है लिबिडो? एक वर्ड दिया था उन्होंने। देखो जल्दी से, यहां पर देखो, इन्होंने अवस्थाएं बताई थी 5। पहली है मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज। दूसरी है गुदा अवस्था, एनल स्टेज। तीसरी है लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। चौथा है सुषुप्ता अवस्था, लेटेंसी स्टेज। और 5वीं है जननिक अवस्था, जेनिटल स्टेज। यहां से चला जाता हूं। देखो, दिख रहा है आपको? आपको यहां पर दिख रहा होगा कि एक तो हो गई जन्म से 1 वर्ष की, एक 2 से 3 साल, एक 4 से 5, एक 6 से 12, एक 12 से 20। इसके अंदर क्या था? जो ये पहली थी ये होती है ओरल स्टेज, यानी कि इस चीज के अंदर बच्चा किसी भी चीज को देखेगा डायरेक्ट मुंह के अंदर डाल लेगा। इस चीज के अंदर बच्चा काम, ये जो पूरी 5 स्टेज है इसमें आपको काम प्रवृत्ति दिखेगी, लिबिडो दिखेगी, जिसकी मैं आपको नाम बता रहा था। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, चाहे खिलौना हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे आग हो, अंगारा हो, सबको मुंह में डालेंगे ऐसे। जन्म से 1 वर्ष का बच्चा सब कुछ मुंह में डालकर ऐश करना चाहता है, तो वो ओरल स्टेज है। दूसरी है गुदावस्था। आपने देखा होगा कि 2 से 3 साल के बच्चे, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मूड खराब हो जाएगा आपका भी, कि सुसु पोटी करके उसको टच करने की कोशिश करते हैं, तो वो एनल स्टेज होती है, गुदा अवस्था। तीसरी होती है लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने जनांगों के साथ थोड़ी बहुत हरकत करने लगते हैं, गंदे वे में नहीं, वैसे। तीसरी होती है लेटेंसी स्टेज, यह है 6 से 12 वर्ष। ये जो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है दोस्त, जो ये 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसके अंदर जो सेक्सुअल टेंडेंसी होती है वो सोई हुई रहती है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे 6 से 12 साल के होते हैं, ना लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, ना लड़की लड़के की तरफ। आजकल तो भाई उल्टा ही टाइम आ गया, आजकल की मुझे पता नहीं, लेकिन अब तक तो यही होता आया था जब तक मैंने होश संभाला है। उसके बाद जननिक अवस्था आती है, जेनिटल स्टेज। इसमें लव लेटर स्टार्ट होते हैं। इसमें विपरीत लिंगियों की तरफ जो है आप बातें करना स्टार्ट करते हैं, उनके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये बताई थी अवस्थाएं 5। ओरल स्टेज में जैसे अंगूठा चूसता रहता है बच्चा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो अंगूठा चूसने वाली आदत है वो कौन सी स्टेज में? पहली में, ओरल स्टेज में, मुंह के अंदर डालकर मजा आ रहा है उसे। एनल स्टेज, XYZ, नंबर 1 नंबर 2 को छू छा के। तीसरा, जनांगों को छू छा के उसको मजा आ रहा है। तीसरा, सुप्तावस्था, इसमें जो सेक्सुअल टेंडेंसी है सो जाती है। और जननिक अवस्था में, हाय माय नेम इज राकेश,
आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, ये वाला सीन हो जाता है। तो ये था पूरा सिगमंड फ्राइड, कंप्लीट इसके टॉपिक।